हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, पिछली क्लास हम लोग लेक्चर नंबर 12 में पढ़े थे बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम फॉर द हाइड्रोजन। तो बोर साहब का जो मॉडल है इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। इन्होंने जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था, जिसको लेके बामर साहब ने फॉर्मूला दिया, रिडबर्ग साहब ने फॉर्मूला दिया, ये क्यों मिल रहा था? व्हाई इट इज यूनिक एंड रेगुलर, दैट हैड बीन एक्सप्लेन्ड बाय बोर साहब। ओके, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन इट्स ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो बोर साहब की जो थियरी है दैट्स नॉट कंप्लीट, उसमें कुछ लिमिटेशंस आए। वी हैव सीन जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये सब बातें बोर साहब समझा नहीं पाए थे। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो आगे के मॉडल्स के लिए हमको मोटिवेट करते हैं। यस, अगला मॉडल जो आता है वो डेफिनेटली इस मॉडल में कुछ लिमिटेशंस रह गई होंगी, कुछ सीमाएं इसकी होंगी। उन सीमाओं को ओवरटेक करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगला मॉडल आता है बच्चों। सो अभी हमने जो पढ़ा इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारे आपके बीच का इंटरेक्शन थोड़ा और अच्छा हो जाए। ओके, सी बच्चों, एक क्वेश्चन है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको समय इसमें दिया गया है। व्हेन द अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेल, इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V नॉट एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज K max. When the ultraviolet light is replaced by the X rays, both V naught and K max increases. दोनों बढ़ गया। V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले ही पढ़ा चुका हूं, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया है। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि आपने उसको दिमाग में रखा है कि नहीं, और मैं हमेशा ऐसा करता रहूंगा ताकि आपके पीछे की चीजें हमेशा रेडीमेड फॉर्म में रहें। नाउ ये एक स्टेटमेंट 1 दिया बच्चों। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद स्पीड्स रेंजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज ऑफ द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द इंसिडेंट लाइट। आपको ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, या 1 सही है 2 गलत है, या 1 और 2 दोनों सही तो हैं बट 2 पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आपको ये ABCD 4 ऑप्शन है बच्चों, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। बच्चों कह रहा है कि देखो अल्ट्रावायलेट लाइट के तुलना में X वाले की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। यस नो, फ्रिक्वेंसी जो होगी बच्चों वो अल्ट्रावायलेट के कंपैरिजन में X वाले की ज़्यादा होगी। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल EV नॉट इज इक्वल टू, हमने h न्यू दिया माइनस h न्यू नॉट खर्च हो गया। दिस वन इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। यस, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। दिस इज ऑल्सो नोन एज K max। ये सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। यस, तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज रिप्लेस्ड बाय एक्स रे विच हैज मोर फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल इंक्रीज। नाउ द सेकेंड वन, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद स्पीड्स रेंजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। ये 0 से जो मैक्सिमम वैल्यू आता है, क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द वे इन विच इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर इन द मेटल सेल। जब उसके ऊपर आपको पता है ना, ये मेटल है, इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बच्चों जब ये बाहर से आता है इसके ऊपर टकराता है फोटोन, तो वो इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी को लेके अगर बाहर एकदम से निकल गया तो मैक्सिमम K max हो जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन कर दिया बेवकूफ़ी, मतलब वो इससे टकराया और अपनी एनर्जी लूज कर दिया, तो उसकी एनर्जी हो सकता है बस इतनी ही बचे h न्यू नॉट के बराबर, और बेचारा मरते हुए बाहर निकले विथ काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब वेलोसिटी 0। सो देयरफॉर द रेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम इज नॉट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन बट इट्स बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म। ये इस प्रक्रिया की वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्या कह रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड
कह रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद स्पीड्स रेंजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज ऑफ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। गलत, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाई 2 इज फॉल्स, सो आंसर विल बी ए, आंसर इज ए। तो मैक्सिमम लोगों का गलत हो गया। जिन लोगों को पीछे का भूल गया हो, नहीं पता हो, तो आपके लिए कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, तो आप पीछे जाइए और लेक्चर्स में देख लीजिए, ठीक है, वहां आपको देखते ही पूरा समझ में आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ए। समझ में आ गया आपको? वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा वन रीजन, ये सभी को आंसर करना है फिर से। वन रीजन द बोर मॉडल ऑफ द एटम अल्टीमेटली फेल्ड, ये क्यों फेल हुआ, उसका एक बड़ा रीजन क्या होगा? वॉज बिकॉज इट डिड नॉट एक्सप्लेन वाई। अब ये चारों ऑप्शंस आप पढ़िए और आंसर करिए। लेट्स सी क्या कह रहा है कि क्यों फेल हुआ। पहला कह रहा है एक्सेलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट ईएम रेडिएशन। ये बोर साहब बता नहीं पाए थे कि ऐसा क्यों होगा। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को सीधे सीधे लाइसेंस दे दिया था कि तुम चक्कर मारो, हम देख लेंगे। एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल है, बट कहें वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ईएम रेडिएशंस नहीं निकालेगा, क्यों कहे पता नहीं। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई बोर्स मॉडल वाज फेल्ड। नाउ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैव अ ग्रेटर मास, नो, ये बोर साहब के कहीं एक्सप्लेनेशन में कहीं कुछ पार्ट था ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम हैव नेगेटिव एनर्जी, ये तो मतलब बोर साहब के मॉडल से हो ही गया था। इट कैन नॉट बी द रीजन ऑफ हिज फेलियर बिकॉज इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। नाउ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्रेटर ऑर्बिट ऑफ एन एटम हैव ग्रेटर वेलोसिटी, ये सब तो बोर साहब के हिस्से थे, ये उसके फेलियर का रीजन हो ही नहीं सकते और इसका कोई मतलब नहीं था। आंसर इज ए। बेटा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव क्यों होती है, तो बोर साहब ने डेराइव किया था, बोर साहब ने निकाला था भाई कि एनर्जी E इज इक्वल टू माइनस रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसको हम लोग 2.18 इंटू 10 और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सो ये निगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी इटसेल्फ डिराइव्ड बाई बोर साहब, तो फिर ये तो उनके लिमिटेशन ऑफ फेलियर तो हो ही नहीं सकता। यस नो, सो आंसर इज ए। भाई बोर साहब ने, जो मैक्सवेल साहब कहे थे कि चार्ज पार्टिकल अगर चक्कर मारता है, एक्सेलेट करता है, तो ईएम रेडिएशन निकालेगा, और इसी की वजह से तो रदरफोर्ड साहब का मॉडल फेल हो गया था। बोर साहब ने कहा कि नहीं निकालेगा, क्यों? कि मैं कह रहा हूं ना, तो उनके पास कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था, उन्होंने सीधे स्टेटमेंट दे दिया और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स को लाइसेंस दे दिया। समझ गए आप? तो बोर ने लाइसेंस दिया था बेटा, लॉजिक नहीं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। आर्नोल्ड J.W. सोमरफेल्ड साहब ने बोर साहब के बाद इन्होंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो देख रहे थे बहुत दिनों से, और जो बाद में आता है उसके पास एक अच्छी चीज़ होती है, क्या? उनके पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो सोमरफेल्ड साहब ने हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप यूज किया। स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप बाय विच वी कैन सी द स्पेक्ट्रम, जिसमें वेवलेंथ और देख सकते हैं। तो इन्होंने ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर वाला यूज़ किया। तो ये देखें कि बोर साहब ने जो एक लाइन के मॉडल में था, एक लाइन मतलब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, जो एक लाइन थी बोर साहब के मॉडल में, वो एक लाइन नहीं थी। नो, वो वहाँ पे कई लाइन्स थी, बहुत पास पास में वहाँ कई लाइन्स थी। इनको बोलते हैं हम लोग फाइन लाइन्स। फाइन मतलब बहुत करीब। यहाँ पे कई लाइंस थी बच्चों, जिसको बोर साहब ना देख पाए थे और ना ही एक्सप्लेन कर पाए। जब देखेंगे एक्सप्लेन कहाँ से करेंगे। तो सोमरफेल्ड साहब ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इनको FRS एक ऑनर है, सम्मान है, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, जो वैज्ञानिक दिया जाता है बच्चों जो अच्छा काम करते थे। तो इन्होंने फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को ऑब्जर्व किया यूजिंग हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप, और अब इन्होंने समझा। अब ये इनको नए थी। अब बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि भैया 3 से, बहुत गौर सुनना है आप, बात ये चल रही थी कि भाई देखो ये लाइन है 1 2 और 3, 1 2 3। अब कहा जा रहा है कि कोई अगर 3 से 2 पे गिरेगा तो उसमें एक वेवलेंथ मिलेगा। ओके, जो हमने निकाला था एनर्जी 3 माइनस एनर्जी 2 के माध्यम से इज इक्वल टू SC बाई लेमडा। यस नो बच्चों। लेकिन सोमरफेल्ड साहब ने क्या देखा कि यहाँ सिर्फ एक नहीं, एक से ज़्यादा वेवलेंथ्स में लिखे। ऐसा क्यों?
ये क्यों हो रहा है? अब इस बात को समझाने के लिए सोमरफेल्ड साहब ने एक नया मॉडल दिया जिसको लोग बोलते हैं सोमरफेल्ड्स एटॉमिक मॉडल, या इसको लोग बोलते हैं बोर सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल, या इसको बोलते हैं बोर एक्सटेंशन ऑफ एटॉमिक मॉडल। ओके बच्चों, चलिए अब ये जो एक्सप्लेनेशन था, बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन लाइंस। जो फाइन लाइंस बच्चों मिली उसको बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर मार रहे हैं, ये 1 2 3 4। तो अगर बोर साहब के अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों, तो कोई अगर 3 से 1 पे आता है तो उसको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलना चाहिए, एंड दैट वेवलेंथ करेस्पॉन्ड टू hc/λ इज इक्वल टू E3 माइनस E1, ये होना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक लाइन मिलनी चाहिए, तो इसमें कई लाइंस मिल रही हैं। इस बात को बोर साहब समझा नहीं पाए थे। यू कैन सी, आप इस स्लाइड को देख के समझिए। देखो ये स्पेक्ट्रम, बोर साहब ने इसको देखा और इसके उन्होंने कहा कि देखो भाई इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लेके ऊपर गया था, जब लौटेगा तो वो सिर्फ इसके करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालेगा। तो बोर साहब इस बात को समझा नहीं पा रहे थे कि वो कई वेवलेंथ क्यों निकल रहा है। चूंकि हमने बोर्स मॉडल को बहुत डिटेल में पढ़ा है तो वहाँ बहुत टाइम हम लोग नहीं देंगे, राइट। और जिन लोगों ने बोर्स मॉडल नहीं पढ़ा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए और सीखिए, एग्जाम में 4 नंबर लेके आएगा। तो सोमरफेल्ड साहब ने क्या बोला बच्चों कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर नहीं मारता है, वो इलिप्टिकल पाथ में चक्कर मारता है। कहीं न कहीं ये बात ट्रिगर की होगी जो प्लैनेट्स के मोशन है। प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में चक्कर मारते हैं बच्चों। नाउ अब ये इलिप्टिकल पाथ क्या होता है? देखो ये है बच्चों इलिप्टिकल पाथ, अंडा के आकार का इलिप्स। अगर अंडा का 2 डायमेंशनल व्यू लोगे आप, दैट्स इलिप्स, ये इलिप्स है बच्चों। ओके, मैथमेटिक्स वाले बच्चे इसका इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं, है ना। सो x² + a² बाई y, है ना, y² बाई b, ऐसे कुछ। सो ये इलिप्स है बच्चों, राइट। इसमें जो ये बड़ी वाली एक्सिस है, ये एक्सिस लाइन है। मान लो इसका नाम देता हूं मैं A B C D, तो ये 2 एक्सिस हो गए, A B और C D, 2 एक्सिस हो गए। जो बड़ी वाली एक्सिस है उसको मान लो स्मॉल a से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसकी लंबाई को, और इसको बोलते हैं बच्चों मेजर एक्सिस। ये सब चीजें यहाँ के लिए बहुत जरूरी हैं। मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हियर, इट इज नोन एज मेजर एक्सिस। नाउ जो छोटी वाली एक्सिस है C और D, इसकी लंबाई अगर हम मान लो, इसकी लंबाई अगर हम b ले लेते हैं, b, इसकी लंबाई अगर मैं b ले लेता हूं, सो दिस b विल बी इक्वल टू माइनर, मतलब छोटी वाली एक्सिस। सो बच्चों इलिप्स है, इलिप्स में मेजर एक्सिस, बड़ी वाली लाइन को बोलते हैं ये एक्सिस को, ये एक्सिस है a b और c d, और छोटी वाली क्या बोलते हैं हम लोग? माइनर एक्सिस, राइट। एक और इंपॉर्टेंट बताऊं आपको मैं, यहाँ पर बच्चों ये 2 पॉइंट्स जो हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ये दोनों पॉइंट जो हैं इनको हम लोग फोसाई बोलते हैं, FOCI। ओहो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोसाई बोलते हैं। ओके, फोसाई बोलेंगे। ये अगर इनका नाम दूं बच्चों मैं, इसको P और Q बोलूं, ये 2 फोसाई हैं, फोकस फोसाई। यू नो ये इलिप्स जो है, अगर ये इसको ऐसे दबा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये ऐसे उठेगा और बन जाएगा सर्कल। क्या बन जाएगा? सर्कल। तो सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। जो सर्कल होता है बच्चों, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। ओके, सर्कल इलिप्स का एक स्पेशल केस है। अगर इसको हम लोग थोड़ा दबाएंगे, रिड्यूस करेंगे, तो जानते हैं फिर क्या होगा? जब इसको रिड्यूस करेंगे हम लोग, तो ये P Q की तरफ जाएगा और Q P की तरफ आएगा, और धीरे धीरे ये ऐसे सेंटर बन जाएंगे और ये ऐसा सर्कल बन जाएगा। ये दोनों फोसाई जो हैं ये सेंटर बन जाएंगे, कन्वर्ज करके सेंटर बन जाएंगे और ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, चलिए फिर देखते हैं। सोमरफेल्ड साहब ने फाइन स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए, फाइन स्पेक्ट्रम मतलब जो हाइड्रोजन में लाइंस, मोटी मोटी लाइंस मिल रही थी, जो बोर साहब के मॉडल में एक्सप्लेन की थी, वो उतनी ही लाइंस नहीं होती हैं, वो एक लाइन और नियर बाय कई लाइन से, कई वेवलेंथ से मिलकर बनी होती हैं। लाइंस मतलब वेवलेंथ,
या फ्रीक्वेंसी, तो बहुत पास पास की होती हैं, बहुत पास पास की होती हैं, इसलिए उनको फाइन लाइंस बोलते हैं। तो उसको समझाने के लिए सोमरफेल्ड साहब ने कहा बच्चों कि वो सर्कुलर नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ कवर करता है। यहाँ मैंने आपको बताया कि इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। यहाँ पे दो फोसाई है हमारे पास, और सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। ये जब बाद में रिड्यूस होता है, अगर ये दोनों फोसाई एक जगह आ जाए तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात तो समझ में आ गई। ओके बच्चों, नाउ अब ये कहते हैं सोमरफेल्ड साहब कि एक दिए हुए सेल के लिए आपको पता होगा कि n इज नंबर ऑफ शेल। बहुत ध्यान समझिएगा इसको, ये पूरा डिटेल आपके दिमाग में डाल दूंगा मैं। सोमरफेल्ड मॉडल क्या है, इलेक्ट्रॉन अभी स्लाइड दिखाऊंगा आपको, नाचता हुआ इलेक्ट्रॉन, कि बोर साहब कैसे नचा रहे थे, सोमरफेल्ड कैसे नचा रहे थे। यू विल डू अंडरस्टैंड ब्यूटीफुली, आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो n इज द शेल नंबर। शेल मतलब अगर n की वैल्यू बच्चों 4 है तो इलेक्ट्रॉन 4th सेल में है, n की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन 3rd सेल में है। सो n इज द शेल नंबर। तो ये कहते हैं कि अब चूंकि देखो, बहुत गौर समझना आप लोग, एक पर्टिकुलर शेल से मान लो n इज इक्वल टू 4 से 2 पे आया, तो जितनी एनर्जी लाइंस मिलनी चाहिए थी बोर साहब के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा मिलने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो 4 और 3 और 2 हम 3 लाइन सिर्फ समझ रहे हैं, सिर्फ 3 ही नहीं है, बीच में और भी है जिसको हम सोच नहीं पाए हैं। हाँ, अब ये 4 चूंकि जो वेवलेंस मिली हैं वो बहुत करीब करीब मिली हैं, इसलिए 4 वाले के पास पास बहुत सारे एनर्जी लाइंस होंगी, इसके पास पास भी बहुत सारी एनर्जी लाइंस होंगी। यस, सो बच्चों इस बात को समझाने के लिए सोमरफेल्ड साहब कहते हैं कि एक शेल के अंदर बहुत सारे सब शेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सब शेल्स। सब शेल्स मतलब जैसे एक स्टेट में बच्चों, एक राज्य में बहुत सारे जिला होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वैसे ही एक शेल के अंदर बहुत सारे सब शेल्स होते हैं, राइट। और कहते हैं उन सब शेल्स को हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, स्मॉल के। कहते हैं उन सब शेल्स को हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे, और कहें के की वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम लोग, कहें 1 2 3 से लेके के की वैल्यू n तक जा सकता है। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 4 की बात करूं, इसमें कितने सब शेल्स हैं, तो मैं k इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसमें 4 सब शेल्स होंगे। तो एक दिए हुए शेल में कितने सब शेल हुए, चौथे में 4 सब शेल हुए। सो देयर विल बी n नंबर ऑफ सब शेल्स। बहुत ध्यान समझना, फिर बताता हूं आपको मैं। जो छोटी छोटी लाइंस मिली, एनर्जी मिली, वेवलेंस मिली, बोर साहब के स्पेक्ट्रम में नहीं दिखाई पड़ी थी। अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज किया तो सोमरफेल्ड साहब ने देखा, तो इनको मालूम चला कि इसका मतलब जिस शेल की एनर्जी हम एक समझ रहे हैं उसमें और छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स हैं। तो इन्होंने कहा कि एक शेल के अंदर देखो जो मिलता है हम उसी को एक्सप्लेन करते हैं, एंड उसी से फिर थियरी डेवलप हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि एक शेल के अंदर बहुत सारे सब शेल्स हैं, और सब शेल्स को इन्होंने के से डिफाइन किया। ओके बच्चों, तो क्या कितने होंगे, तो क्या इसकी वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है। क्या वो कैसे होगा, कहें 4 के लिए 1 2 3 4, तो 4 के लिए 4 हो जाएगा। वैसे अगर n की वैल्यू 3 हो बच्चों, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3। इट मीन्स एक n शेल के अंदर n नंबर ऑफ nth शेल के अंदर n नंबर ऑफ सब शेल होगा। ओके, मतलब क्या हुआ, देयर विल बी n सब शेल्स, n सब शेल्स होंगे इन nth शेल। nth शेल के अंदर n सब शेल्स होंगे। यस नो बच्चों, बहुत अच्छे। कहते हैं कि जो मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस है, आप समझते हो ना, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। तो जो मेजर एक्सिस है बच्चों, मेजर एक्सिस मतलब a और माइनर मतलब b की वैल्यू n/k के बराबर होगी। ओके, जो मेजर एक्सिस है बाय माइनर एक्सिस की वैल्यू n/k के बराबर होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि जब n इज इक्वल टू k हो जाएगा तो a इज इक्वल टू b हो जाएगा, तब ये जो इलिप्स है वो क्या बन जाएगा, सर्कल।
तो मतलब जितने ऑर्बिट्स हम बता रहे हैं, सब शेल्स बता रहे हैं, उन सारे सब शेल्स में एक सब शेल जो होगा वो सर्कुलर भी होगा। और कब होगा? जब n इज इक्वल टू के हो जाएगा। n इज इक्वल टू के होते ही a इज इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो सर्कल बन जाएगा। तो एक शेल के अंदर n नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं, उनमें से एक कैसा होगा? सर्कुलर होगा। नाउ अब बच्चों k की वैल्यू 0 क्यों नहीं लेते? कहते हैं जैसे 0 लेंगे, जरा पहले देखिए आप, अभी आपको समझाता हूं मैं एक दिखा दूं आपको पहले। ये देखिए, ये n इज इक्वल टू 4 है बच्चों, बहुत गौर से देखिएगा आप इसको, बोर सोमरफेल्ड मॉडल। देखिए k इज इक्वल टू 4, क्या हो गया? ये सर्कल हो गया। ओके, जैसे ही अब ये n की वैल्यू, अब n की वैल्यू 4 ही है, k इज इक्वल टू हमने 3 किया, देखिए ऐसे फैल गया। अब k इज इक्वल टू 2 किया, देखिए और ऐसा इलिप्स बन गया। और k इज इक्वल टू हमने 1 किया तो इलिप्स ऐसा हो गया। अगर मैं k इज इक्वल टू 0 कर दूंगा तो इसके अंदर जाने लगेगा इलेक्ट्रॉन। k इज इक्वल टू 0 करते ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, जो कि संभव नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल हो जाएगी, जो कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, तो k की वैल्यू 0 कभी हो नहीं सकती। आप लोग फिर से देख सकते हैं इसको, मैं इसको आप दिखाऊंगा। लेट्स सी, मैं फिर से बैक आता हूं। तो k की वैल्यू बच्चों 0 नहीं हो सकती। मतलब देखो, आप ध्यान समझो, गौर से समझो बच्चों। ये देखो, कोई सर्कुलर पाथ है जो भी दिखाया गया, n इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 4। ओके, सर्कुलर पाथ। जैसे ही मैं k की वैल्यू घटाऊंगा तो ये n इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 3 हुआ। तो हम देख रहे हैं खींचने लगा, ये फ्लैट होने लग गया। बोलो यस नो? तो ब्रोडेंस आउट, ये ब्रोडेंस आउट, यस नो? अब अगला मैं अगर मैं n इज इक्वल टू 4 शेल के अंदर ही k इज इक्वल टू 2 करूंगा तो इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे हो गया। ऐसे ही अगर मैं k इज इक्वल टू 1 करूंगा, 1, तो ये फिर ऐसा हो जाएगा। n इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 1। अभी मैं स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिखाऊंगा, यू विल बेटर इमेजिन इट। तो बच्चों ये देख रहे हो, ये चौथा शेल ही है, जबकि बोर साहब ने क्या बोला था कि चौथा मतलब ऐसा, इसमें कोई और घोंच पोंच नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसमें 1 2 3 4 मिल रहे हैं और इसे करेस्पॉन्डिंग आपको 4 अलग अलग एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। हाँ, इनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होगा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बातें कुछ समझ में आ रही हैं। तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। नाउ इसमें जब ऐसा, ये जो फोसाई है बच्चों, दिस वन, ये जो फोसाई है, अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखा जाए तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है बच्चों। एक मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, पोजीशन 1 और पोजीशन 2 देखो। तो यहाँ देखो रेडियस 1 रेडियस 2, एक तो इसका रेडियस चेंज हो रहा है और दूसरा इसका एंगल चेंज हो रहा है। ओके, अगर इससे इसका एंगल देखो आप, तो पहले एंगल कुछ था, अभी एंगल कुछ है। तो यहाँ पे इसका जो लोकेशन है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, इट्स ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल r एंड थीटा। और ये जो थीटा एंगल हमने फाई एंगल यूज किया है, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों एजिमुथल एंगल। क्या बोलते हैं? एजिमुथल एंगल। ये नाम याद रखिएगा, आगे इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है जो मोशन कर रहा है, ये जबकि सर्कुलर पाथ में जो मोशन करता है तो ये रेडियस कांस्टेंट होता है, सिर्फ एंगल चेंज होता है। यहाँ पे रेडियस भी चेंज हो रहा है और एंगल भी चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन बच्चों चक्कर मारता है तो बोर साहब कहते हैं कि वहां पर बोर्स, अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस, एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। इस h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है वो। यस, यहां पर ये कहते हैं कि चूंकि अब वहां तो एक ही शेल था, यहाँ बहुत सारे सब शेल्स हैं, तो हमें यहाँ सब शेल्स को कैरेक्टराइज करना पड़ेगा। अब बोर साहब पूछा कि भैया कहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेगा? आप कह रहे हो कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, कौन सा है वो? कि वो वही है जिसमें उसकी वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब शेल्स के लिए, किसके लिए बच्चों?
सब शेल्स के लिए। हाउ वी विल कैरेक्टराइज सब शेल्स, हम कैसे जाने वो किस सब शेल्स में घूम रहा है, क्या उसके लिए एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr इज इक्वल टू के टाइम्स h/2π। और ये के क्या है समझते हैं ना आप, के इज द सब शेल, वो सब शेल की वैल्यू है। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आपको अभी क्या बताया बच्चों कि देखो फिर से समझा देता हूँ आपको, फटाफट सुन लो, रिवीजन कर लेते हैं। सोमरफेल्ड मॉडल बहुत आसान है, ये कुछ फाइन स्पेक्ट्रम मिला था उसको समझाने के लिए आया। ये हमारा माइनर एक्सिस, ये हमारा मेजर एक्सिस, इसकी वैल्यू b, इसकी वैल्यू a। तो हम कहते हैं मेजर एक्सिस बाई माइनर एक्सिस इज इक्वल टू n/k। सोमरफेल्ड साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सबशेल जो है एक दिया हुआ है ना, उसमें कई इलिप्टिकल पाथ्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक शेल के अंदर कई सबशेल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल पाथ में घूमता है और उसके लिए सबशेल की वैल्यू दिया और k की उन्होंने बताया कि 1 से लेके n तक हो सकती है। इसकी वैल्यू जब k इज इक्वल टू n हो जाएगा तो ये सर्कुलर पाथ हो जाएगा। कैसे बच्चों, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। याद हो गया होगा मुझे लगता है, अभी तुम देखोगे तुम्हें मज़ा आ जाएगा। और k इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, नहीं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। फिर हम थॉमसन मॉडल में पहुंच जाएंगे और न्यूक्लियस के अंदर घुसते ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। बहुत अच्छे। और ये दो फोसाइज हैं बच्चों, ये जब ये सर्कुलर पाथ होगा तो सेंटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसके दो वेरिएबल्स हैं, आर और एंगल, और जो एंगल है उसको बोलते हैं एजिमुथल एंगल। ओके, और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है सबशेल का, ये कैसे पहचाने सबशेल को, कहते हैं सबशेल का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो kh/2π होगा। ठीक है, चलिए जरा गौर से देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। देयर आर n सबशेल्स इन nth शेल। क्लियर, सबशेल्स आर गिवन बाय k की वैल्यू 1 to n, k इज इक्वल टू n सर्कुलर पाथ, k इज इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन पाथ, नॉट पॉसिबल, एंड एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू kh/2π। ठीक है बच्चों, नाउ फिर से इसको देखिए आप, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल टू n/k। अब इसको देखिए बोर सोमरफेल्ड मॉडल, फील्ड नहीं है फेल्ड है बच्चों। तो n इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4, पाथ विल बी सर्कुलर। जैसे ये k की वैल्यू 4 से 3 होगा, आप देखेंगे ये सर्कुलर से इलिप्स बन गया, देख रहे हैं आप। जैसे ये 3 से 2 होगा, अगेन दूसरा बन गया। ओके, जैसे ये 2 से 1 होगा, अगेन ये और ब्रोडेंस आउट हो रहा है। इतनी 1 2 3 4 हो गए सब सेल्स। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। नाउ कंपैरिजन बिटवीन बोर्स मॉडल एंड सोमरफेल्ड मॉडल आपने अच्छे समझ लिया है। जहां बोर साहब एक सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, बोर साहब, ये भाई साहब कहते हैं सोमरफेल्ड साहब कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर बहुत सारे इलिप्टिकल पाथ होंगे। इट्स अ ग्रेट डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है। और ये इतने सारे बात इसलिए कर पाए क्योंकि इनको मिला था फाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं बच्चों। देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है कार्बन के अंदर, ये बोर साहब का मॉडल है। कार्बन में क्या हुआ, कहते हैं सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। देखिए आप, चक्कर मार रहा है, राइट। ये किसका मॉडल है बच्चों, बोर साहब का मॉडल है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे चक्कर मारते हुए बता रहे हैं, राइट। अब जरा आप देखिए सोमरफेल्ड साहब का मॉडल देखिए, सोमरफेल्ड साहब का मॉडल देखिए। ये कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये 1s गोला एक ही ऑर्बिट है उसमें। अब देखो आप, चलिए आपके लिए बैकग्राउंड क्लियर करता हूं आपको। अब देखो बच्चों, अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो उसमें k की वैल्यू कितनी हो पाएगी, सिर्फ 1। इसमें एक सेल है तो एक ही सब सेल होगा, है ना। तो ये कैसा होगा बच्चों, सर्कुलर होगा। n इज इक्वल टू 1 हो गया। अब n इज ये 1 के लिए सर्कुलर हो गया, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 2 अगर होगा तो k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 2। अब k इज इक्वल टू जो 1 वाला होगा, k इज इक्वल टू 1 और 2, 1 वाला कैसा होगा बच्चों, इलिप्टिकल होगा, इलिप्टिकल। और k इज इक्वल टू 2 वाला कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ओके, तो अगर मैं किसी को देखता हूं जहां n की दो वैल्यू है 1 और 2, तो 1 एक सर्कुलर पाथ मिलेगा 1 में, और 2 वाले में एक सर्कुलर और एक इलिप्टिकल पाथ मिलेगा। बोले यस नो। नाउ लेट्स सी बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं स्लाइड को और एंजॉय करते हैं। देखिए ये बोर साहब का है, जिसमें वो सिर्फ कह रहे हैं कि ऐसे हो रहा है ना, कि वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है। हम लोग सोमरफेल्ड साहब को देखते हैं। देखिए एक सर्कुलर पाथ है और एक सर्कुलर पाथ ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2,
और ये देखिए ये k इज इक्वल टू वाला जो कैसे चक्कर मार रहा है, ये सोमरफेल्ड साहब का मॉडल है। ये सर्कुलर पाथ है देखिए आप, और ये इलिप्टिकल पाथ है, इसके n की वैल्यू और k की वैल्यू 1 है। तो दिस इज डिफरेंस इन बोर्स मॉडल एंड सोमरफेल्ड मॉडल। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंटेंट बच्चों। अब सोमरफेल्ड साहब ने कैसे एक्सप्लेन किया स्पेक्ट्रम, फाइन स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन किया। ओके बच्चों, तो सोमरफेल्ड साहब ने क्या बोला कि जो एक शेल है, जैसे एक स्टेट के लोग एक तरह के होते हैं, राइट। जब हम मान लो किसी स्टेट के हैं, ओके, तो हमारे एक स्टेट के लोग एक ही टाइप के करीब करीब होते हैं ना, लेकिन उनमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। लेकिन अब एक स्टेट मान लो यूपी कोई है और कोई केरला का है, तो उसमें डिफरेंस के बहुत सारा डिफरेंस होगा, लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, खाने पीने में डिफरेंस होगा। सो बट एक ही स्टेट के होंगे तो वहाँ भी डिफरेंस होगा, लेकिन वहाँ डिफरेंस थोड़ा कम होगा। यस, तो बच्चों वैसे ही सोमरफेल्ड साहब कहते हैं कि एनर्जी ज़्यादा एन पर डिपेंड करती है, बट एनर्जी के पर भी डिपेंड करती है। एनर्जी इज फंक्शन ऑफ एन एंड के, एन पे ज़्यादा डिपेंड करती है। यस, इसलिए के बदलने पर, मतलब सब शेल्स बदलने पर एनर्जी बदलती है, और एनर्जी बदलेगी तो वेवलेंथ बदलेगी, और चूंकि ये कम प्रभावित करता है इसलिए फाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, मतलब पास वेवलेंथ की वैल्यूज मिलती हैं। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस के, एन ज़्यादा और के ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, यही के आगे चल के मैं आपको जब क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आगे पढ़ाऊंगा और डिटेल करूंगा, इसी के को थोड़ा बदल के हम लोग एल बोलते हैं, स्मॉल एल, और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? एंगुलर क्वांटम नंबर। और आपको अगर अगला चीज बोल दूं थोड़ा मजा आ जाए आपको, रेडी हो? लेट्स सी, इसी को हम लोग एजिमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एजिमुथल शब्द पहले आपने सुना है ना बच्चों, एजिमुथल एंगल, यस, तो इसको हम लोग एजिमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं। और ये के से डिराइव होके एल आया है। कहते हैं एल क्या है? कहते हैं एल इज इक्वल टू के माइनस वन। अभी के माइनस वन क्यों किया गया है? क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत डीप पार्ट है, हमको भी उसको जानना ही नहीं है। तो एल इज इक्वल टू के माइनस वन, तो एल कहाँ से डिराइव हुआ? के से, और के मतलब एजिमुथल एंगल, याद है ना आपको? तो एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल। और आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा एन प्लस एल रूल। हम लोग पढ़ेंगे एन प्लस एल रूल, जो कि इसी से निकल के आया है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल। तो कोई पूछे सोमरफेल्ड साहब ने कौन कौन सा क्वांटम नंबर दिया? एल दिया, हमने पढ़ लिया, और एक और दिया बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हम आगे पढ़ेंगे। और बोर साहब ने कौन सा दिया था? एन दिया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, इनके विषय में डिटेल में बातें हम लोग बाद में करेंगे। सो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, सो नाउ चेक योर मेमोरी। क्वांटम नंबर्स गिवन बाय सोमरफेल्ड आर। ओहो, ये तो बहुत लड्डू हुआ, अभी मैं बता ही दिया। चलो फिर भी मैं देखता हूँ आप लोग जगे हो कि सोए हो। सो आंसर इज सोमरफेल्ड साहब ने दिया था एंगुलर क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो आंसर इज बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हम लोग एक अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हमने सोमरफेल्ड मॉडल पढ़ लिया। डी ब्रोगली साहब ये फ्रांस के थे और बहुत जीनियस थे। ये पहले ऐसे लोग जिनकी कहानी कुछ इंस्पायर करती है। डी ब्रोगली साहब पहले हिस्ट्री के स्टूडेंट थे। इन्होंने बैचलर डिग्री की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अपने हिस्ट्री लिया था। बाद में इनको फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया और ये फिजिक्स के स्टूडेंट बने और फिजिक्स से इन्होंने पीएचडी किया और नोबेल पुरस्कार ही पाया फिजिक्स से। सो एक हिस्ट्री का स्टूडेंट और फिजिक्स लेता है और फिजिक्स से नोबेल पुरस्कार पाता है। ग्रेट यार। तो डी ब्रोगली साहब यहाँ पर हैं, आप थोड़ा कनेक्ट हो जाइए इनसे। ये फ्रांस के थे। इन्होंने देखा कि गजब कहानी चल रही है यार, गजब मजाक चल रहा है यहाँ पर। मतलब देखो, ये कह रहे हैं कि जिसका जो मन वो बोल दे रहा है। न्यूटन साहब ने बोला, न्यूटन के पहले क्या बोला कि लाइट जो है वेव है। न्यूटन साहब ने कहा लाइट जो है पार्टिकल है, कोपा सेल थ्योरी है।
उसके बाद फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इसमें बोला गया कि लाइट क्या है बच्चों, पार्टिकल है। लाइट क्या है, पार्टिकल है। इसके बीच में और गड़बड़ी हो गई थी, एक पार्टिकल बीच में एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, पकड़ लिए क्या आप लोग, क्या छोड़ दिया मैं बीच में? मैक्सवेल साहब ने कहा कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हैं? कि ये क्या मजाक चल रहा है यार, कभी वेव पार्टिकल पार्टिकल। तो कह रहे हैं कि जब लाइट को जब हम लोग जो है डिफ्रैक्शन देखते हैं, उसका इंटरफेरेंस देखते हैं, उसका आपस में जब इंटरफियर करता है तो कई बार 2+2 मिलके वहाँ ब्राइटनेस आ जाती है, कई बार वहाँ पर डार्क हो जाता है। तो लाइट वेव के भी गुण शो करता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब किसके गुण है बच्चों, वेव के, ये भी शो करता है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक वेव डिटेल में पढ़ा है, ये भी शो करता है। तो कहीं ये क्या यार, कभी पार्टिकल और कभी वेव। तो इन सब बातों को सोचते डी ब्रोगली साहब ने ऐसी एक हाइपोथेसिस दिया, परिकल्पना किया। इनको लगा कि ये लोग गलत तो नहीं कह सकते, और एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी, इन्होंने तो पूरा थेसिस पढ़ा, वो बिल्कुल सही था। तो इन्होंने कहा कि एक्चुअली डुअल बिहेवियर होता है, लाइट जो है डुअल बिहेवियर रखता है। दोनों लोगों ने बोला क्यों, क्या पता नहीं, क्या प्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं, वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं, क्या तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोथेसिस। और प्रोपोज्ड मैटर वेव हाइपोथेसिस, ये कहते हैं मैटर जो है वो वेव भी होता है। ओके, और इन्होंने 1924 में अपने पीएचडी के लिए जो थेसिस लिखा था उसमें ये बात लिखी 1924 में डी ब्रोगली साहब ने। और इस महान सोच के लिए इनको 1929 में एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इनकी सोच को वेरीफाई किया, मतलब जो इन्होंने सोचा वो सही है। एक दूसरे साइंटिस्ट हैं डेविसन एंड जर्मर साहब, जो बताऊंगा आपको, उन्होंने इसको वेरीफाई किया कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 1927 में उन्होंने किया था वेरीफाई। तो उन्होंने 1927 में इस बात को वेरीफाई किया कि हाँ भैया आप सही कह रहे हो, एक्सपेरिमेंटली दिखाया उसको। और इसके बाद इनको 1929 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो डी ब्रोगली साहब ने बच्चों कहा कि जो मैटर है वो वेव है, जो वेव है वो मैटर भी है। मतलब जैसे जिसके जो वेव है, वेव कैरेक्टर है उसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी होगा, और जो पार्टिकल कैरेक्टर उसमें वेव कैरेक्टर भी होगा। ठीक है, तो कहें दुनिया की सारी चीज़ें जनरलाइज कर दिया इन्होंने, दुनिया की सारी चीज़ों में जो है डुअल बिहेवियर होता है। डुअल मतलब पार्टिकल और वेव बिहेवियर। जब हम वेव बिहेवियर की बात करेंगे तो हम वेवलेंथ की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। जब हम पार्टिकल बिहेवियर की बात करेंगे तो हम मास की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। जब हम लोग बात करेंगे वेव बिहेवियर की तो हम वेवलेंथ की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, वेव नंबर की बात करेंगे। बट जब हम पार्टिकल बिहेवियर की बात करेंगे बच्चों तो हम बात करेंगे मास की, हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली साहब कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें डुअल बिहेवियर है। आप इसको देखिए, डुअल बिहेवियर मतलब ऐसा कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है इसमें पार्टिकल बिहेवियर भी है और देखिए वेव नेचर भी है। इसको हम बोलते हैं डुअल नेचर, राइट। ये पार्टिकल नेचर हुआ और इसमें ऐसे मूव करेगा वो वेव नेचर हुआ। ओके, सिर्फ पार्टिकल और वेव नेचर दोनों की बातें करते हैं। नाउ अब ये इसको डी ब्रोगली साहब कैसे एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, लेट्स सी, बहुत ध्यान से देखिएगा आप। डी ब्रोगली साहब कहते हैं कि एनर्जी जो है आइंस्टीन साहब अकॉर्डिंग mc² होगा, यस। और यही प्लैंक साहब ने दिया था, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। और c क्या है बच्चों, लाइट की स्पीड है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। कहते हैं ऊपर यहाँ कट जाएगा तो क्या है बच्चों, mc इज इक्वल टू h/λ। और mc तो mc क्या है बच्चों, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ। और लीनियर मोमेंटम कैसा बिहेवियर है बच्चों, पार्टिकल बिहेवियर। ये पार्टिकल बिहेवियर हो गया। और एक ऐसा बिहेवियर बच्चों वेव बिहेवियर। तो अब देखिए इसकी खूबसूरती क्या है इस इक्वेशन की, कि एक ही इक्वेशन में P इज इक्वल टू h/λ, मतलब एक ही चीज़ का हम पार्टिकल बिहेवियर भी निकालें और वेव बिहेवियर निकालें, मतलब पार्टिकल और वेव दोनों फॉलो कर रहा है। और ये इट हैज़ बीन कंक्लूडेड फ्रॉम दिस इक्वेशन, बट उनके पास कोई डेरिवेशन नहीं था, क्यों ऐसा हो रहा है, कोई वेरिफिकेशन नहीं था। ठीक है बच्चों, ये बात किसके लिए होता है, फोटोन के लिए।
ओके, बट उन्होंने जनरलाइज कर दिया कि कोई पार्टिकल है उसका मास m है और वेलोसिटी v है, कि कोई भी बॉडी है उसका मास m और वेलोसिटी v है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, और दिस मस्ट बी इक्वल टू h बाई लेमडा। वो इस वेवलेंथ के, तो हम उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम वी या h बाई p। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, सो डी ब्रोगली इक्वेशन इज इक्वल टू लेमडा h बाई एम वी h बाई p। मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, नाउ अगर हमें बच्चों किसी काइनेटिक एनर्जी दिया हो हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। ओके, सो अगर हम दोनों को 2m से मल्टीप्लाई कर दो, 2mk इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यस नो, 2 से गुणा किया कट गया, ये क्या हुआ बच्चों, एम वी का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया ये p स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर बच्चों यहां से हम लोग p निकाल सकते हैं, p इज इक्वल टू √2mk। मैं आपको इसलिए सब बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन में काइनेटिक एनर्जी दे करके वेवलेंथ पूछ लेता है, तो काइनेटिक एनर्जी पता होगा तो लीनियर मोमेंटम निकल जाएगा। p इज इक्वल टू √2mk। सभी लोग इसको ध्यान दें, एग्जाम में 4 नंबर लेके जाओ भाई, 4 नंबर इकट्ठा कर लो। सो वेवलेंथ क्या हो गया, h बाई पी एंड h बाई 2mk। मतलब अगर आपको मास पता हो और काइनेटिक एनर्जी पता हो तो वेवलेंथ क्या हुआ बच्चों, निकल गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये कॉपी पेन लेके बैठो, फटाफट नोट करते रहो भाई, छूट जाए तो कोई बात, आप पीछे जाके भी कर सकते हो। ओके, चलिए मैं आपको कुछ और सिखाता हूं। जैसे हम लोग अभी फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करते बच्चों, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी वाली फोटोन कोलाइड करती किसी मेटल के ऊपर, न्यू नॉट उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो वेवलेंथ क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू, बताओ वेवलेंथ क्या होगा, किसका वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, h न्यू माइनस न्यू नॉट, सो इज इक्वल टू h √2mk। यहां से क्या आ जाएगा, h √2mk, और k की वैल्यू क्या हो गई, h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो आप देख रहे हो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका मैंने वेवलेंथ निकाल लिया, कौन से इक्वेशन से, डी ब्रोगली वेवलेंथ से। क्वेश्चन ट्राई करना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, चलिए तो मैंने क्या बताया आपको कि डी ब्रोगली इक्वेशन कहाँ है, ये कहाँ से आया वो बताया, ये किस सोच से जनरेट हुआ, वो फोटोन वाली पूरी कहानी सुनाई आपको मैंने, और फिर क्या काइनेटिक एनर्जी दिया होगा तो क्या करोगे, फिर मैं बताया आपको फोटो इलेक्ट्रॉन में अगर फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड दिया होगा तो करोगे। मुझे उम्मीद है ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग कर लोगे, और सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सी बच्चों, डेविसन और जर्मर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। ये अमेरिका के 2 महान फिजिक्स के विद्वान रहे हैं, डेविसन और जर्मर साहब। ठीक है, ये देखो डेविसन साहब हैं और ये देखो जर्मर साहब हैं, ये अमेरिका के 2 विद्वान हैं। डेविसन साहब को इस महान काम के लिए, कौन सा महान काम, इन्होंने गजब का काम किया था यार, शानदार भाई, अल्टीमेट। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर बताया नहीं था यार, वेरीफाई किया था, दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन में वेव बिहेवियर है, ये इन्होंने दिखाया था। क्यों, अब देखो ये 1 और 1 मिलाओ कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, लेकिन अगर 1 और 1 मिल के दोनों 0 भी हो जाए, 2 भी हो जाए, 1.5 हो जाए, तो मतलब तो वेव बिहेवियर है। वेव बिहेवियर में इंटरफेरेंस होता है, वेव में 2 और 2 मिलके 4 भी हो सकते हैं और -4 भी हो सकते हैं, इसके बीच में सारी पॉसिबिलिटीज है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इलेक्ट्रॉन की इन्होंने देखा, डेविसन जर्मर साहब ने। कैसे देखा बताऊंगा आपको। और इस तरह से इन लोगों ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 4 साल तक, 5 साल बल्कि कह लो, 1923 से लेकर 1927 तक इस एक्सपेरिमेंट को किया, और इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया कि ये डुअल बिहेवियर है, और इलेक्ट्रॉन के निकाला। और इनको डेविसन साहब को 1937 में नोबेल पुरस्कार इस काम के लिए दिया गया, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। यू कैन सी, आप समझ सकते हो, इट्स वेरी समझ में आ रहा है आप लोगों को।
डेविसन जर्मर साहब ने जो डी ब्रोगली कहा कि ड्यूअल कैरेक्टर है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो कि गजब का चीज़ है यार, ये अल्टीमेट है, मतलब रोमांचित हो जाता है आदमी, गजब ऐसा होता है क्या, ये प्रूफ कर सकते हैं क्या। तो यहाँ आप देखिए कैसे प्रूफ किया इन्होंने, मैं आपको पूरा ऐसा स्लाइड दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो डेविसन एंड जर्मर साहब ने जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था उसका वेव कैरेक्टर दिखाया, उसमें इंटरफेरेंस से दिखाया कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसके वेव्स निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, तो कभी कभी ऐड होके ज़्यादा हो जा रहे हैं, कभी कम हो जा रहे हैं, और उसमें प्रूफ किया, दिखाया, वेरीफाई किया। और इस काम के लिए इन लोग डेविसन साहब को 1937 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए कैसा सेटअप इन्होंने यूज़ किया था। डेविसन साहब ने निकल क्लोराइड क्रिस्टल यूज़ किया बच्चों यहाँ पर, और देखो यहाँ पर इन्होंने एक टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ किया है। लो वोल्टेज बैटरी और हाई वोल्टेज बैटरी लिया। लो वोल्टेज बैटरी से फिलामेंट को उन्होंने चमचमा दिया, इसको जो है लाल कर दिया, गर्म हो जाए, बिल्कुल ये गर्म कर दिया इसको। और हाई वोल्टेज बैटरी से इसमें से बहुत तेज इलेक्ट्रॉन निकले हैं, होल किया गया है। और इधर इलेक्ट्रॉन गन है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, कहाँ पर, यहाँ स्ट्राइक कर रहा है निकल क्लोराइड क्रिस्टल के ऊपर। चलिएगा फिर समझिए, इन्होंने देखो ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रॉन गन यूज किया, ये टंगस्टन का फिलामेंट है, इसको लाल करने के लिए, गर्म करने के लिए यहाँ पे बैटरी लिया, लो वोल्टेज लो टेंशन बैटरी, ये हाई टेंशन बैटरी लिया बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट करने के लिए लिया गया, और इसमें से होल में से इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकले, यहाँ इलेक्ट्रॉन टकराया, ठीक है। अभी आप देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें निकला ना, टकराया, और इलेक्ट्रॉन के निकलने से उसमें से वेव्स निकल रही हैं। उन वेव्स को नोटिस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इसमें टकराया, स्कैटर्ड कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ओके। यहाँ डिटेक्टर रखा हुआ है, ये डिटेक्टर इस पर मूव करता है बच्चों, ऐसे, तो इस पे ऐसे मूव करता है डिटेक्टर, ओके। और डिटेक्टर जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो इससे निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा है, कैसे ऊपर इलेक्ट्रॉन गन आया, उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसको डिटेक्टर मेजर कर रहा है इसे घूमते हुए। तो क्या पाया कि एक पर्टिकुलर एंगल पे वो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा थी। मैं आपको भी दिखाता हूँ, आपको समझ में आया सेटअप। ये टंगस्टन फिलामेंट जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गन मारा, खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ टकराए, ये गर्म बच्चों मेटल, उसमें से भी एक्साइट होगा। इसको गर्म कौन किया है, बैटरी, और ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट कर रहा है, ये पूरा निकल रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सेटअप समझ में आया होगा। और यहाँ पे ये ऐसे घूम रहा है इसके ऊपर, कौन, डिटेक्टर, जो डिटेक्ट कर रहा है इंटेंसिटी। देखिएगा बहुत खूबसूरत है ये। अब एक्सपेरिमेंट देखिए बच्चों, ये निकला इलेक्ट्रॉन और इससे निकल रहा है, चारों तरफ स्कैटर्ड हो रहा है बच्चों, स्कैटर्ड हो रहा है। अब ये जो है डिटेक्टर जो है ये मूव करेगा और ताकि उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर सके। देखिए मूव किया, अब ये बता रहा है एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल पे उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम पाई गई, ओके। देखिए ये निकल रहा है। क्या क्या वैज्ञानिक सोचते हैं यार, अल्टीमेट बात है ना। अब ये डिटेक्टर देखिए ये मूव करेगा और उसकी इंटेंसिटी को अलग अलग एंगल के लिए निकालेगा, ठीक है, ओके। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। तो डेविसन एंड जर्मर साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का पहले क्या निकाला बच्चों, वेलोसिटी। कैसे निकाला जाए देखिए, आप ध्यान से देखिए कैसे वेलोसिटी निकाला। यहाँ देखो जो पोटेंशियल यूज किया है जिससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इसका E इंटू वी पोटेंशियल है बच्चों, ये वी पी कर दो, पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया, इतनी एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, पोटेंशियल इतना, और दिस इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकल जाएगी, और फिर डी ब्रोगली का इक्वेशन यूज करके यहाँ से वेवलेंथ निकल जाएगा। बात समझ आया क्या। यहाँ हमने पोटेंशियल यूज किया, पोटेंशियल से हमने इसको एक्सेलेरेट किया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ गई। इलेक्ट्रॉन का मास पता ही होता है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से लेमडा आ जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ। बाद में जब एक्सपेरिमेंटली वो इंटेंसिटी के थ्रू इन्होंने वेवलेंथ निकाला एक्सपेरिमेंटली, और ये कैसे निकाला, थियोरेटिकली, ठीक है बच्चों। देखो ये तो एक EV पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ mv² का यूज करके डी ब्रोगली इक्वेशन से निकाला।
और लेमडा एक्सपेरिमेंटली अपने एक्सपेरिमेंट से निकाला, इन दोनों की वैल्यू बराबर पाई गई। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ हैं जो कि पर्टिकुलर वेलोसिटी अटेंड कर चुका है। वो वेलोसिटी कौन दिया है? ये बैटरी दिलवाया है। तो इस तरह से डेविएशन, मैं आपको एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा, ये एक्सपेरिमेंट हमारे एग्जाम से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि डेविसन एंड जर्मर साहब ने क्या वेरीफाई किया था, या इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। आप इतना देख लिए तो आपके दिमाग में बिल्कुल घुस गया होगा, अरे यार ये तो अल्टीमेट चीज़ है। तो मतलब ये हम लोग सपना नहीं देख रहे हैं, इट्स रियलिटी कि इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर भी होता है, और इन्होंने प्रूफ किया। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नाउ अब कुछ सवाल ट्राई कर लेते हैं बच्चों। व्हाट विल बी द, डी ब्रोगली से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो व्हाट विल बी द, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है 2.12, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आपको वेवलेंथ बताना है, मतलब एक बॉल है 100 ग्राम का बॉल, यार बॉल खेल रहे हैं, उस बॉल में वेवलेंथ भी है, वाओ। तो आपको उस वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। ये सवाल देखो एनसीईआरटी का है। बच्चों साइंस में हमें निष्कर्ष निकालने होते हैं और उसको एनालिसिस करना होता है कि क्या मतलब हुआ इसका। हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ। वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mv। h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। यस नो बच्चों? नो, बाई mv मास कितना है? 0.1 kg है ना, सब SI यूनिट है। और वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो 10 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? इतनी हो जाएगा। सो लेमडा इज इक्वल टू 6 देख रहे हो आप, h/mv, h इज इक्वल टू दिस वन, मास इज 0.1 kg एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 10, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। जरा इस वैल्यू को देखो तो भाई, क्योंकि साइंस का मतलब ये है कि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करो चीज़ों को, सिर्फ आंसर बता रहे हो, तो मज़ेदार नहीं है। ये वैल्यू भारी कम है, बहुत कम है, बहुत छोटी वेवलेंथ है। तो 0.1 किलोग्राम मास। बच्चों जो मासिव बॉडीज होती हैं, जिन्हें मास होता है, उनका वेवलेंथ इतना कम होता है कि वी कुड नॉट ऑब्जर्व इट, वी कुड नॉट फील इट। इसलिए तो कोई बॉडी, उसको हमें सिर्फ मास दिखाई पड़ रहा है, या किसी बॉडी का हमें सिर्फ पार्टिकल बिहेवियर दिखाई पड़ रहा है। तो वाई? इट्स जस्ट बिकॉज कि उसका जो वेवलेंथ है वी कुड नॉट ऑब्जर्व, वी कुड नॉट सेंस इट। तो एनसीईआरटी में देख के ये समझाना चाह रहा है कि देखो भैया, जानते हैं आप जो बहुत छोटे मास वाले पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या जो, तो इनका हमें वेव बिहेवियर वी कैन नोटिस इट। और डेविसन जर्मर साहब ने इसलिए इनका नोटिस कर पाए क्योंकि इनका मास बहुत कम है। ओके, जिनका मास ज़्यादा होगा उनका आप नोटिस नहीं कर सकते हैं। नौ बच्चों कह रहा था डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा ये क्वेश्चन ये है, चलिए एक क्वेश्चन है बच्चों, द डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा एसोसिएटेड विद फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज। मतलब आपको एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा का रिलेशनशिप बताना है। जो फोटोन डाला गया उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो आपको रिलेशनशिप बताना है। ओके, क्या रिलेशनशिप होगा? इसके ऑप्शन एक्चुअली गड़बड़ा गया, इधर आ गया है ऑप्शन। देखो ABCD 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, है ना। मतलब आपको बताना है बच्चों कि लेमडा एंड न्यू माइनस न्यू नॉट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। आप फाइंड रिलेशनशिप, फाइंड रिलेशनशिप। लेमडा क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका? फोटो इलेक्ट्रॉन का। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसको सॉल्व करिए आप लोग। ऑप्शन बताना चाहते हो कि इधर ऑप्शन दिया हुआ है, इधर ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C एंड D। सो यू कैन से ऑप्शन ऑल्सो। मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ आपको। आपको पता ही है कि अगर न्यू फ्रिक्वेंसी दिया है तो न्यू माइनस न्यू नॉट इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और वेवलेंथ इज इक्वल टू h/√2mk। 2mk इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट। बोलो यस नो। तो न्यू माइनस न्यू नॉट और लेमडा में क्या रिलेशनशिप है? लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/न्यू माइनस न्यू नॉट की पावर हाफ। ये अंडर रूट है ना बच्चों, अंडर रूट मतलब पावर हाफ। यस,
सो पावर हाफ वाला आंसर कौन सा है? डी वाला है। देखिए डी वाला आंसर है, पावर हाफ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया बच्चों? ये क्वेश्चन था कि इसका वेवलेंथ क्या हो, हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया है ना, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ आपने एच रख दिया है, तो ये न्यू माइनस न्यू नॉट में हाफ हो गया वहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये मैं पहले भी जस्ट अभी समझाया था आपको, इसलिए आपको आसान लगना चाहिए। लास्ट क्विज है बच्चों, ये ऑप्शन नहीं है उसका। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम है, उसका मास बताना है। ये ऑप्शंस उसके नहीं है, ये ABCD इसका ऑप्शन नहीं है भाई। देखो अभी आपको वेवलेंथ पता है और मास निकालना है। यूज डी ब्रोगली इक्वेशन, जस्ट डू इट फटाफट बच्चों। मैंने आपने देखा कैसे कैसे आपके लिए मॉडल में लेके आया हूँ, स्लाइड्स लेके आया हूँ। यू कैन सी अभी जो हमारा ये ड्यूअल बिहेवियर का था, मैंने इसमें बहुत सारे आपके लिए मॉडल्स लेके आए बच्चों, ताकि आपको अच्छा लगे। ये देखो, ये मैंने खूबसूरत मॉडल स्लाइड GIF लेके आया, इमेज लेके आया, ताकि आपको रोटेटिंग वीडियो देखो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। यू कैन कनेक्ट विद द कंटेंट। यस, सो ये देखो ड्यूअल बिहेवियर समझाया मैंने यहाँ पर आपको। यहाँ पर हमने आपको सेटअप दिखाया बच्चों, कैसे सेटअप काम कर रहा है, राइट। डेविसन एंड जर्मर साहब ने वेवलेंथ को एक्सपेरिमेंटली निकाला और वेवलेंथ को डी ब्रोगली इक्वेशन से निकाला, और दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इन्होंने वेरीफाई कर दिया कि भैया देखो जो डी ब्रोगली साहब कह रहे हैं वो सही है। तो मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। तो देखो ये क्वालिटी एजुकेशन, अब मैं आज टीचर आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको फैला दो, पूरा ग्रुप में लहरा दो। इंडिया के सारे बच्चों का अधिकार है, राइट है क्वालिटी एजुकेशन, ज़रूरत नहीं है। और हम चाह रहे हैं कि हर बच्चा, वो कहीं पर भी हो, कोने में, गरीब हो अमीर हो, सभी को क्वालिटी। पता है पैसे वाले बच्चे भी हैं जिनके पास पैसा काम भर है, पढ़ सकते हैं, बट उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। कुछ तो हल्ला मचाता है, शोर कर दिया, हु हा हु, उछल पड़ा इसके ऊपर। कुछ तो बच्चों को फालतू चीज़ दिखाते हैं, कुछ ऐसा पढ़ाते हैं बच्चों को खूब मज़ा आता है, हंसते हैं, लेकिन सवाल नहीं बनता है। यहाँ पर मैं आपके लिए जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, कुछ NCERT के लेके आता हूँ, बाकी JEE मेन, एडवांस और नीट के सवाल कराता हूँ, ताकि आप लोग सीधे अपने क्वेश्चन से कनेक्ट हो। अब इसके आंसर की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें वेवलेंथ दिया हुआ है 3.6 एंगस्ट्रॉम। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द मास। सो यार देखो भैया, आपको पता है ना, लेमडा इज इक्वल टू H/mv। अभी देखो फोटोन है, फोटोन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसकी स्पीड कितनी होगी? c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए? तो मास इज इक्वल टू H/m लेमडा। फटाफट वैल्यू रखो, आंसर पाओ भाई। H/m लेमडा, H मतलब 6, अब समझ गए होगे आप लोग, बाई m लेमडा कर लोगे, है ना? अरे सॉरी यार, H/ क्या था, लेमडा वी, H/लेमडा वी पता है 3 और लेमडा आपको मास निकालना है। लेमडा आपको 3.6 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना, 10⁻⁻10 मीटर कर लेना। ठीक है बच्चों, लाइट की स्पीड इतना रख दोगे आप। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे अब, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज हमने पढ़ा क्या? आज हमने पढ़ा डी ब्रोगली इक्वेशन और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसके पहले सोमरफेल्ड साहब का एटॉमिक मॉडल, कितना खूबसूरत था। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स यू। जय हिंद बच्चों, हैव अ ग्रेट डे। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।